हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन AWS की एक नई सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो सर्विस है, इस सर्विस का नाम है AWS API गेटवे। AWS API गेटवे क्या होता है उसको जानने से पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि API गेटवे क्या होता है और इसकी जरूरत पड़ी क्यों। अगर API गेटवे नहीं होता तो अपने को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिससे जब मैं AWS API गेटवे के पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस फंक्शन का क्या यूज है और पहले किस तरीके की प्रॉब्लम अपने को फेस होती थी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से 10 साल ऑलमोस्ट 15 साल पहले जितने भी एप्लीकेशन डेवलप होते थे वो सारे के सारे एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के एप्लीकेशंस होते थे। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब यहाँ पे केवल और केवल इतना है कि जो भी आपका फ्रंट एंड है, आपका जो भी बैक एंड सर्विसेज है, सब की सब किसी एक सर्वर पे रहेगी। ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड अलग हो सकते हैं बट बैक एंड जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा एक सिस्टम पे रहेगा। बैकएंड एक सिस्टम पे रहेगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है, यूं मानिए कि कोई एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और ई कॉमर्स एप्लीकेशन का मतलब आप यूं मान लीजिए कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है या फिर कोई और एप्लीकेशन है। मेरे को तो दो ही नाम याद आ रहे हैं अभी वीडियो बनाते टाइम पे। आपने कोई भी ऑर्डर किया, आपने जब भी ऑर्डर किया तो एक सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, आपने कार्ट के अंदर कुछ भी ऐड किया तो उसी सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी। आपने आपका यूजर प्रोफाइल अपडेट किया, सेम सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद में अगर आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, और आप वहां पे अमेजन पे खुद का कोई सामान बेच रहे हैं, तो जब आप कोई आइटम ऐड कर रहे हैं आपके दुकान के अंदर या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है या जो भी स्टोर है वहां पे, तो जो इन्वेंट्री का काम है, जो मैनेज होगा, वो सारा का सारा काम एक सर्वर कर रहा है। गलती से कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो चुका है तो जितने भी दुकान वाले हैं, जो भी स्टोर वाले हैं, उनके लिए भी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा और जितने जो यूजर्स हैं, जैसे आप हो, मैं, जो वहां से चीज खरीदते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के अंदर ये है। बट एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं यहाँ पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जब आपको बता रहा हूं तो इसका मतलब आप ये मत सोचना कि आज के टाइम पे ये यूज ही नहीं आता है। ये आज के टाइम पे भी यूज आ रहा है, आज भी बहुत सारे एप्लीकेशन सेम आर्किटेक्चर में बन रहे हैं। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही आउटडेटेड हो चुका है, नहीं, इसके भी अलग कुछ प्रॉफिट है कि अगर अपन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे एप्लीकेशन बनाएंगे तो क्या क्या बेनिफिट है। बट मैं उन बेनिफिट्स में अभी नहीं आ रहा, मैं केवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको कि अगर कुछ ऐसा है आपके एप्लीकेशन में तो किस तरीके से इस चीज को मैनेज कर सकते हैं और API गेटवे कहां पिक्चर में आया। तो ये आपका एप्लीकेशन है, सब कुछ रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे जा रही है अभी के केस में। फिर जब इंजीनियर्स आए तो इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया, पहले तो डिवाइड करते हैं कैटेगरी, कुछ एडमिन्स की कैटेगरी बना देते हैं, उसके बाद में कुछ यूजर की कैटेगरी बना देते हैं और कुछ दुकान वालों की या शॉपकीपर्स की कैटेगरी बना देते हैं। जस्ट अज्यूम करना, मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि वैसा हुआ है कुछ भी, मुझे आइडिया भी नहीं है कि उन्होंने उस टाइम पे क्या सोचा होगा। मैं केवल आपको कैसे एक्सप्लेन करना है और उसको किस तरीके से मैं इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, टेबल पे ये चीज रख सकूँ, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो क्या किया उन्होंने कि एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो पूरी दुनिया है वो एक्सेस करेगी, उसकी रिक्वेस्ट एक अलग सर्वर पे जाएगी। अगर कोई दुकान वाला कोई सामान ऐड कर रहा है या कोई सामान को निकाल रहा है, उसकी रिक्वेस्ट एक अलग सर्वर पे जाएगी। ठीक है, और यूं मान लीजिए कोई एक माइक है, जैसे ये एक माइक है, इस माइक के 10 पीस जो है वो दुकान वाले के पास रखे हुए हैं, एक बिक गया तो ये 9 होने चाहिए ना डेटाबेस के अंदर। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम है उसकी रिक्वेस्ट एक अलग सर्वर पे जाएगी। इतना समझ में आया? जो एडमिन्स हैं, जो किसी दुकान को ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट एक अलग सर्वर पे जाएगी। तो कभी गलती से क्या हुआ कि यूं मानो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला सर्वर डाउन हो गया तो आपका बाकी का सर्वर अभी भी काम कर रहा है, यूजर ऑर्डर दे पा रहे हैं, राइट, यूजर ऑर्डर दे पा रहे हैं और एडमिन्स जो है वो उनकी दुकान ऐड कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं। हाँ, मानते हैं दुकान वालों के लिए प्रॉब्लम आएगी, बट अभी प्रॉब्लम कहाँ सारे के सारे यूजर्स के लिए आती और अब कहाँ स्पेसिफिक केवल कुछ यूजर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है। इतना समझ में आया? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो बड़ा एप्लीकेशन था उसके बैकएंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और अलग अलग सर्वर्स पे रख दिया। तो कभी कोई एक सर्वर भी क्रैश हुआ तो केवल एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूजर्स को ही प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जितने भी यूजर्स हैं उनको सबको ही बंद हो गया। इतना क्लियर हुआ? तो जब उन्होंने इस तरीके का आर्किटेक्चर डिजाइन किया तो फिर उनको वापस से एक प्रॉब्लम आई। अब वो प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको वो बताना चाहूंगा। अब आप एक ये दूसरी इमेज देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि इन्वेंट्री का एक अलग सर्वर है। अब मैं जो सर्वर बोल रहा हूँ इसको अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विस। ठीक है, इन्वेंट्री की माइक्रो सर्विस अलग है, प्रोडक्ट की माइक्रो सर्विस अलग है, कार्ट की अलग है और रिव्यू की अलग है। तो जब भी एंड यूजर कोई भी सामान लेगा
और जब इन्वेंट्री अपडेट होगी तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो इस इन्वेंट्री वाले माइक्रो सर्विस पे जाएगी। जब कोई यूजर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखने का ट्राई करेगा कि सपोज ये माइक है और इस माइक को अगर मैं खरीदता हूं तो इसकी प्राइस क्या है, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, अगर यूजर्स को ये सारी चीज देखनी है तो प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस के पास जाएगा। सेम वही, यूजर ने कोई भी चीज ऐड करी या रिमूव करी किसी एक कार्ट के अंदर तो कार्ट वाली माइक्रो सर्विस के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी। एंड अगर यूजर ने कुछ भी रिव्यू डाला, ठीक है, रिव्यू डाला या फिर यूजर किसी दूसरे यूजर्स के रिव्यू देख रहा है तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो जाएगी इस रिव्यू वाली माइक्रो सर्विस पे, ठीक है। तो गलती से अगर हुआ क्या कि प्रोडक्ट की इन्फो वाला सर्वर डाउन है या प्रोडक्ट की इन्फो वाली माइक्रो सर्विस डाउन है तो देखो अभी भी यूजर इन्वेंट्री पूरी की पूरी देख पा रहा है, यूजर कार्ट के अंदर ऐड कर पा रहा है, यूजर रिव्यू देख पा रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा एप्लीकेशन एक साथ डाउन नहीं है, ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है। बट अब यहाँ पे भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये यूजर है, अगर इसको इन्वेंट्री देखनी है या इन्वेंट्री अपडेट करनी है तो उस केस में केवल एक ऑथेंटिकेटेड यूजर ही इन्वेंट्री अपडेट कर पाए। तो उसको पहले ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं हूँ एक वैलिड यूजर हूँ AWS का और Amazon का, तो मैं इन्वेंट्री अपडेट कर सकता हूँ। बट यहाँ पे तो ऑथेंटिकेशन चेक होगा, फिर ऑथराइजेशन चेक होगा कि मेरे को इस लेवल की परमिशन भी है या नहीं है एक इन्वेंट्री को अपडेट करने की। उसके बाद में वहां पे SSL कॉन्फ़िगर होगा कि जो रिक्वेस्ट है वो HTTPS के थ्रू ही आए। और भी बहुत सारी अलर्टिंग, मॉनिटरिंग, ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे रहेगी। गलती से ये सर्विस डाउन होती है तो अलर्ट ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे का सारा यहाँ पे किया हुआ है एंड उसके बाद में अपन इन्वेंट्री में जाके अपडेट कर पाएंगे। सेम वही चीज़ यहाँ पे जब यूज़र रहेगा और अगर वो प्रोडक्ट की कोई भी इन्फो देख रहा है तो पहले ऑथेंटिकेशन होएगा कि हाँ भाई परमिशन है या नहीं, आई मीन ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है। ऑथराइजेशन होएगा कि परमिशन है भी या नहीं है इस चीज़ को देखने की। SSL होगा, मॉनिटरिंग होगी, अलर्टिंग होगी, ये सारी की सारी चीज़ हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप ये देखो कि यूजर का जो एप्लीकेशन है या तो मोबाइल एप्लीकेशन हो या एक वेबसाइट हो, उनको अलग अलग जगह रिक्वेस्ट भेजनी पड़ रही है। मतलब इस फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन रहेगा, जो मोबाइल का एप्लीकेशन होगा, उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मुझे इन्वेंट्री अपडेट करनी है तो कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर मुझे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखनी है तो मुझे कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर मुझे कार्ट की अपडेट डालनी है तो मुझे कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है। इतनी सी प्रॉब्लम समझ में आई। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दी है कि भाई कोई एक माइक्रो सर्विस भी डाउन हुई तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो है कि आपके फ्रंट एंड एप्लीकेशन को सारे के सारे जो माइक्रो सर्विसेज हैं उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि कौन सी सर्विस कहाँ चल रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब यूँ मान लीजिए आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि API गेटवे क्यों आया है। API गेटवे क्यों आया है अब आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जितनी भी थी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये सब API गेटवे के अंदर डाल दी। अब यूजर अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो डायरेक्ट माइक्रो सर्विस को नहीं भेजेगा, वो भेजेगा API गेटवे को, और API गेटवे उसको रीराउट करेगा कि भाई अगर इन्वेंट्री को अपडेट करनी है तो कहाँ भेजनी है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देखना है तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कार्ट की इन्फॉर्मेशन, कार्ट में कुछ ऐड करना है, रिमूव करना है तो रिक्वेस्ट किस माइक्रो सर्विस के पास जाएगी, एंड रिव्यू देखने या डालने हैं उसकी रिक्वेस्ट किस माइक्रो सर्विस के पास जाएगी। ये सारा का सारा काम कौन करने वाला है? ये सारा का सारा काम करने वाला है API गेटवे। एंड इन सब के अंदर जो जो भी कॉमन था वो सारा का सारा अपन ने यहाँ डाल दिया। जब यूजर कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो ऑथेंटिकेशन API गेटवे पे ही कर दो, ऑथराइजेशन भी API गेटवे पे ही कर दो, ठीक है। SSL लगाना है API गेटवे पे ही लगा दो। उसके साथ ही अपन क्या कर सकते हैं, रेट लिमिट लगा सकते हैं। रेट लिमिट क्या कि एक यूजर 1 घंटे के अंदर केवल 50 रिक्वेस्ट भेज पाए। इस तरीके का अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो अपन कर सकते हैं। अपन मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किस, आई मीन सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट बोलना तो गलत होगा, बट मॉनिटरिंग का मतलब आप इस तरीके से मान सकते हो कि किस माइक्रो सर्विस के ऊपर कितनी रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आपको ये काउंट रखना हो। और अलग अलग पैरामीटर्स हैं कि किस प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। जो अपन बोलते हैं कि एनालिटिक्स जो करनी हो तो ठीक है, मॉनिटरिंग अपन करते क्यों, इसीलिए तो करते हैं। चलो मैं मॉनिटरिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा और शायद दिमाग खुल जाए आपका उस चीज़ से। यूँ मान लीजिए आप एक मॉल में गए, एंड मॉल में गए तो हुआ क्या कि आपने देखा कि यार आपको ना एक टूथपेस्ट चाहिए, आपने टूथपेस्ट उठा लिया, एंड उसके बाद में आपने टूथपेस्ट के जस्ट साइड में आपने रखा हुआ देखा टूथब्रश, तो आपको याद आया कि यार मेरा ये तो पुराना हो गया। अब आपको उसकी जरूरत नहीं थी, आप घर से सोच गए थे कि आपको केवल और केवल टूथपेस्ट चाहिए था, बट आपने टूथब्रश भी खरीद लिया
इतना समझ में आया। तो अब ये जो चीज़ है ये लोग क्या करते हैं, एनालिटिक्स के अंदर देखते रहते हैं कि यार अगर 100 यूज़र आए हैं और 100 यूज़र्स में से 80 यूज़र ने अगर टूथपेस्ट खरीदा है तो उसके साथ साथ टूथब्रश भी खरीदी है। मतलब 100 यूज़र्स ने तो केवल टूथपेस्ट जो थी वो 100 यूज़र्स ने खरीदी और उन 100 में से भी 80 यूज़र ने टूथब्रश भी खरीदी है। इतना समझ में आया। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको समझ में आ जाता है कि जो यूज़र ये एक स्पेसिफिक आइटम खरीदता है उसके साथ साथ वो दूसरा आइटम ये जरूर खरीदता है, तो इन दोनों को पास पास रख दो, ठीक है। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ अब इसके बिकने के चांस ज़्यादा हो चुके हैं, पहला। दूसरा, इसी चीज़ को इस तरीके से आप ले सकते हो कि उनको पता है कि जिस भी यूज़र ने टूथपेस्ट खरीदा है और टूथब्रश खरीदा है, तो टूथपेस्ट को मॉल के पहले कोने में रख दो, टूथब्रश को एंड वाले में रख दो। अब यूज़र जिसने टूथपेस्ट खरीदा है वो अब टूथब्रश के को सर्च करता हुआ मॉल के दूसरे कोने में जाएगा और बीच में कोई ना कोई सा आइटम खरीदता हुआ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी वो यूज़ करते हैं एंड उसके लिए वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हर एक चीज़ की और उस हिसाब से वो आपको आइटम सजेस्ट करते हैं। ऑनलाइन में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप कोई बात भी करते हो, अगर वो सुन लिया कहीं से भी कैसे भी पता चल गया तो आपको उसके ऐड आना हर जगह से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जब बात ऑफलाइन की होती है तो जिस तरीके के मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इस तरीके की स्ट्रेटजी, इस तरीके के एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा एपीआई गेटवे पे अपन क्या कर सकते हैं, एपीआई गेटवे पे अपन कैशिंग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेम आइटम के लिए फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की इन्फो के लिए पहली रिक्वेस्ट आई तो माइक्रो सर्विस तक रिक्वेस्ट पहुंची है एंड उसका रेस्पॉन्स अपन ने यूजर को दिया है। और सेम प्रोडक्ट के लिए अगर वापस से रिक्वेस्ट आ रही है तो बार बार क्यों माइक्रो सर्विस को और डाटाबेस को हिट करना। एपीआई गेटवे खुद के पास से बोल देगा कि अच्छा थोड़ी देर पहले एक दूसरे यूजर ने भी ये सेम रिक्वेस्ट की थी, मेरे पास ऑलरेडी डाटा रखा हुआ है, रखो, ठीक है। क्लाउड फ्रंट में जैसा अपन ने देखा था कैशिंग, सेम वही चीज़ है। ये आप इनेबल कर सकते हो एपीआई गेटवे के लेवल पे भी। उसके साथ साथ क्या कर सकता है एपीआई गेटवे के अंदर, देखो अब एपीआई गेटवे का अपने को अगर फुल कंट्रोल मिल जाए तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ने जो भी आइटम रिटर्न किया है उसका जो भी रेस्पॉन्स है या जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट किया उसको खुद मॉडिफाई कर सकता है। ये सारी की सारी कैपेबिलिटी एक एपीआई गेटवे के अंदर होती है। एंड साथ ही साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लोड बैलेंसिंग। यूँ मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई जा रही है प्रोडक्ट इन्फो की, क्योंकि एक टाइम पे हजारों यूजर हजारों प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट इन्फो है ये केवल एक सर्वर नहीं है, हो सकता है कि ये रिप्लिका रखे हुए हों, ऐसे 50 से ज़्यादा सर्वर हो। यहाँ पे सर्वर भी हो सकते हैं या फिर कोई सर्विस भी हो सकती है, माइक्रो सर्विस। तो जो एपीआई गेटवे यही लोड बैलेंसर कर देगा कि लास्ट टाइम पे इस माइक्रो सर्विस के पास गया था, इस रिप्लिका के पास गया था, अब दूसरी रिप्लिका के पास जाएगा ट्रैफिक, या रिक्वेस्ट किसी दूसरी रिप्लिका के पास जाएगी। तो ये सारा का सारा काम कौन मैनेज कर सकता है, एपीआई गेटवे। एंड मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं एंड एनालिटिक्स में कहाँ ये चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ आती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ये एपीआई गेटवे है और AWS के अंदर भी एपीआई गेटवे यही चीज़ है। एपीआई गेटवे क्या करेगा, आपको एक एपीआई एंड पॉइंट या एपीआई गेटवे मिल जाएगा। अपन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले कुछ वीडियोस में। बट जब आपने एपीआई गेटवे बना दिया और आप एपीआई गेटवे पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो उस रिक्वेस्ट को आप कहाँ भेज सकते हो, आप किसी HTTP एंड पॉइंट पे भेज सकते हो, आपका खुद का कोई सर्वर है आपको वहाँ भेजना है तो वहाँ भेज सकते हो, AWS लैम्डा पे भेज सकते हो। सबसे ज़्यादा यूज़ केस आपने अगर सुने होंगे तो एपीआई गेटवे के AWS लैम्डा के साथ सुने होंगे। इसका सिंपल सा कारण ये है कि यहाँ पे जो एपीआई गेटवे रहेगा AWS के अंदर, ये एक सर्वरलेस रहता है। यहाँ पे आपको खुद को कुछ नहीं मैनेज करना सर्वर, ठीक है, फुल्ली मैनेज्ड है। मतलब AWS खुद ही इसको मैनेज करेगा, आपको खुद से कुछ मैनेज नहीं करना कि आप जा रहे हो कॉन्फ़िगरेशन अटैच कर रहे हो, लोड बैलेंसिंग का कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख रहे हो, नहीं, AWS खुद इस चीज़ को संभालता है। तो HTTP एंड पॉइंट पे भेज सकते हो, AWS लैम्डा पे भेज सकते हो, AWS की किसी सर्विस के एंड पॉइंट्स पे भेज सकते हो। तो ये कुछ चीज़ थी जो AWS API गेटवे के बारे में मुझे बतानी थी कि API गेटवे क्या होता है। AWS के अंदर API गेटवे क्या है, फुल्ली मैनेज सर्विस है जिसको AWS मैनेज करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये बताना है कि ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दो, ये कर देगा। बट ऑथेंटिकेशन किस किस चीज़ के साथ करेगा ये अपन बाद में देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर केवल और केवल मेरे को आपको इतना सा बताना था कि API गेटवे क्या होता है, AWS का जो API गेटवे है उसको कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके अंदर क्या क्या फीचर है, ये सारी की सारी चीज़ अपन आगे के आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे देखने वाले हैं।
ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, अपन AWS का जो API गेटवे है उसके बारे में बात करेंगे कि जो AWS का API गेटवे है उसके सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि जब आप कोई एक गेटवे बनाओगे तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है और किस किस कॉन्फ़िगरेशन का क्या क्या यूज़ है। ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।